नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर वंदना। आज की कक्षा में हम सभी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अध्यापन के किस स्तर में मुख्य जोड़ विचार और सूचना को ग्राह्य करने और उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पे होता है। एक बार पुनः पढ़ते हैं। अध्यापन के किस स्तर पे, ठीक है, मुख्य जोड़ विचार और सूचना को ग्राह्य करने अर्थात ग्रहण करने और उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पे होता है। एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं इंग्लिश वाले मित्रों के लिए। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमारे ऑप्शन क्या है? मेमोरी लेवल, जिसे हम क्या कहते हैं? स्मृति स्तर भी कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसे अवबोध स्तर कहते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसे मनन स्तर कहते हैं। एंड लास्ट वन इज ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, जिसे स्वायत्त स्तर भी कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर बताइए। तो चलिए उत्तर पे आते हैं। क्या कहा जाता है? स्मृति, सबसे पहले हम ऑप्शन से ही चलते हैं। तो स्मृति स्तर है हमारा सबसे पहला ऑप्शन। तो स्मृति स्तर में क्या करते हैं हम? जो चीज़ें हमने सीखी है, जो चीज़ें हम पढ़े हैं, उसे पुनः पुनः याद करना ही क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगी। मान लीजिए, इसके स्मृति के कितने चरण होते हैं वो एक बार आप देखेंगे। सबसे पहले चरण क्या होता है? सीखना। ठीक है, स्मृति के प्रथम चरण क्या होते हैं? सीखना। मान लीजिए कि हम सबसे पहले किसी एग्जाम में जाने से पहले किसी चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है, उसे याद करते हैं। तो याद करने के बाद वो हमारे कहाँ पे स्थिर हो जाता है, कहाँ पे चला जाता है? वो हमारे अवचेतन मन में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है? हम पुनः एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, किसी परीक्षा देने जाते हैं, और जब हम प्रश्न प्रश्न को देखते हैं तो वह प्रश्न आया होता है। पुनः हम उसे क्या कहते हैं? उसे करते हैं? उसे रिकॉल करते हैं, अर्थात पुनः उसे याद करते हैं। तो वो क्या अवचेतन मन से वो स्मृति कहाँ पे आ जाता है? हमारे चेतन मन में आ जाता है। ठीक है, धारण कहाँ पे हुआ था? अवचेतन मन में हुआ था। पुनः वह स्मृति हमारे याद करने के बाद कहाँ जाता है? चेतन मन में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है? हम पुनः पहचान कर लेते हैं कि जो विषय वस्तु हमने पढ़ी थी वही चीज़ ये है, और हम आंसर लिखते हैं। तो यह क्या हुआ? अवचेतन मन से किसी स्मृति को चेतन मन में लाना ही, किसी सीखे गए चीज को पुनः याद करना ही क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। ठीक है, अब हमारी स्मृति, मान लीजिए हमारी स्मृति, हमने पढ़ा है कि राम विद्यालय जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे प्रश्न प्रश्न में पूछा गया कि कौन विद्यालय जाता है, या कि कुछ इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हमने जो प्रश्न याद किया है, उत्तर याद किया है, राम विद्यालय जाता है, हम उसी क्रम में उसे लिखेंगे। तो हमारा प्रश्न पूछ रहा है, अध्यापन के किस स्तर में मुख्य जोड़ विचार और सूचना को ग्राह्य करने अर्थात ग्रहण करने और उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पे होता है? जो हमने याद किया है, जो हमारे अवचेतन मन में चला गया है, उसको उसी क्रम में प्रस्तुत करना, उसी क्रम में रिकॉल करना, उसी क्रम में उसे चेतन मन में लाना ही क्या कहलाता है? स्मृति स्तर में होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्मृति स्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोगों का क्या है? दूसरा प्रश्न है हम लोगों का, यहाँ पे क्या है? मैच। ये थोड़ी पीपीटी बनाने में दिक्कत आई है, माफ करें। मैच लिस्ट विथ
मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। ये लिस्ट वन है और ये लिस्ट टू है। इसमें इसमें इसको हमको मैच करना है। ओके, तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ मल्टी मॉडल अप्रोच ऑफ लर्निंग कौन सा है इसमें, ये आप मुझे बताएंगे। एकेडमिक क्रेडिट बैंक किससे संबंधित है। एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर किससे संबंधित संबंधित है। और हाँ, एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर पैकेज किससे संबंधित है ये बताएंगे। एक बार हिंदी में भी इस प्रश्न को देख ले हम लोग। अधिगम के बहुसंवादी उपागम का उदाहरण कौन सा है। अधिगम के क्या है, अधिगम के बहुसंवादी उपागम का उदाहरण मूक है या पीएसपीपी है या यूट्यूब है या एनईपी 2020 है। अधिगम के चार चतुर्थांश किसके हैं, मूक के हैं या फिर अन्य किसी के हैं। अकादमिक क्रेडिट बैंक किसके हैं, ठीक है। और सांख्यिकीय विश्लेषण संबंधी सॉफ्टवेयर पैकेज का उदाहरण कौन सा है ये बताएं। आइए उत्तर पे चलते हैं। तो अधिगम के बहुसंवादी उपागम का उदाहरण क्या है, ठीक है। ये क्या है हमारा अधिगम के बहुसंवादी उपागम का, बहुसंवादी अर्थात बहुत तरह से हम उससे बातचीत कर सकते हैं, बहुत तरह से संवाद कर सकते हैं। अधिगम के बहुसंवादी उपागम का उदाहरण, इसमें हम किस में बहुत तरीके से बातचीत कर सकते हैं। एनईपी 2020 में कर सकते हैं क्या, पीएसपी में कर सकते हैं क्या, मूक में कर सकते हैं क्या, नहीं, इन तीनों में नहीं कर सकते। यूट्यूब चूँकि तरह तरह के चीज़ों का समूह होता है, विषय वस्तुओं का समूह होता है, इसमें हमें जैसी विषय वस्तु चाहिए हम उस प्रकार की विषय वस्तु इससे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो अधिगम के बहुसंवादी उपागम का उदाहरण यूट्यूब है। अधिगम के चार चतुर्थांश किसके हैं, अधिगम के चार चतुर्थांश मूक के हैं। वो चार चतुर्थांश क्या है बताएं। दो तो हो गया, ई ट्यूटोरियल हो गया और ई कंटेंट हो गया। और दो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कौन कौन से हैं। बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे एक बार पुनः आप सभी स्वयं भी देखेंगे। तो अकादमिक क्रेडिट बैंक जो है ये किसका है, ये एनईपी 2020 का है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अकादमिक क्रेडिट बैंक दिया गया था। जैसे हम जब एमए में होते हैं, पीएचडी में होते हैं, एमफिल में होते हैं, तो उस समय हमारा क्रेडिट स्कोर क्या होता है, ऐसा कहाँ पे जिक्र किया गया था, ऐसा एनईपी 2020 में विश्लेषण किया गया था। अब ऑप्शन डी पे आते हैं। सांख्यिकीय विश्लेषण संबंधी सॉफ्टवेयर पैकेज का उदाहरण क्या है। सांख्यिकीय विश्लेषण संबंधी सॉफ्टवेयर पैकेज का उदाहरण क्या है, पीएसपीपी है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देखेंगे। ये जो प्रश्न इस बार आए हैं जून सेशन में वो बहुत ही अत्यंत उपयोगी है और इसे एक बार ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सभी ध्यान से देखेंगे, ऐसे प्रश्न पुनः रिपीट किए जा सकते हैं दिसंबर सेशन में। तो क्या हो गया, सांख्यिकीय विश्लेषण संबंधी सॉफ्टवेयर का उदाहरण पीएसपीपी हो गया, ठीक है। हमने आपको कहा आप अधिगम के चार चतुर्थांश, फोर क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं मूक के, ये दो हमने बता दिया है, दो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। तो आइए मिलान करते हैं। अधिगम के बहुसंवादी उपागम का उदाहरण हो गया यूट्यूब, ठीक है। एक मिनट। आइए मिलान करते हैं। अधिगम के बहुसंवादी उपागम का उदाहरण हो गया तीन। ये लिखने में दिक्कत जा रही है, ठीक है, ऐसे ही आप देख लेंगे।
तो 1 का हो गया 3, ए का 3 हो गया। अधिगम के 4 चतुर्थांश किसके हैं? मूक के हैं। तो बी के हो गए 1, बी का 1 हो गया। अब सी के अकादमिक क्रेडिट बैंक किसका है? ये एनईपी 2020 का है, सी का 4 हो गया। डी का सांख्यिकीय विश्लेषण संबंधी सॉफ्टवेयर पैकेज का उदाहरण कौन सा है? ये 2 है। तो पीएसपीपी ये क्या है? सांख्यिकीय विश्लेषण संबंधी सॉफ्टवेयर पैकेज का उदाहरण है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज राइट आंसर फॉर अस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमने लास्ट वाला प्रश्न पहले करवा दिया, कोई नहीं, चलिए देखें। निम्नलिखित कुछ बुनियादी अध्यापन क्षमताओं की सूची है। ठीक है, निम्नलिखित कुछ बुनियादी अध्यापन क्षमताओं की सूची है जिन्हें अध्यापन संबंधी विभिन्न शोधों के माध्यम से चिन्हित किया गया है। उन्हें चुनिए जो व्यवहार अनुक्षेत्र की क्षमताएं हैं। उनमें से कौन सी क्षमताएं व्यवहार अनुक्षेत्र के अंतर्गत आती है? व्यवहार अनुक्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अब इसे इंग्लिश में भी एक देख ले। द फॉलोइंग इज ए लिस्ट ऑफ सम बेसिक टीचिंग कॉम्पिटेंसीज। टीचिंग, एक चीज आप प्रश्न पढ़ते समय ध्यान रखेंगे, ये देखिए टीचिंग है। टीचिंग कौन करवाता है? एक शिक्षक ही करवाते हैं। उनके व्यवहार से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा गया है यहाँ पे। एक एक चीज पे आप जरूर से अध्यापन, अध्यापन अर्थात टीचिंग। ठीक है, तो बच्चे तो टीचिंग करवाएंगे नहीं, यहाँ टीचर ही टीचिंग करवाएंगे, तो उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए ये पूछा गया है। एक बार प्रश्न को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। द फॉलोइंग इज ए लिस्ट ऑफ सम बेसिक टीचिंग कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाइड थ्रू थ्रू वेरियस रिसर्चेस ऑन टीचिंग। ठीक है, विच एमंग ऑफ देम फॉल इन द डोमेन ऑफ बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज। अब हमारा बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज, अब एक टीचर का बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज क्या होना चाहिए? सेल्फ इफिशियंसी, आत्म क्षमता, सामर्थ्य होना चाहिए, या प्लानिंग होना चाहिए, या लोकस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की स्थिति होनी चाहिए, या कम्युनिकेशन होना चाहिए? ऐसा आपसे उत्तर पूछा जा रहा है, तो देखिए बताएं। तो क्या है, इसमें शिक्षक के व्यवहार में क्या होना चाहिए? टीचिंग तो शिक्षक ही करवाते हैं, तो शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए उसे, उसके ही उनके ही व्यवहार को यहाँ पे क्या कहा गया है? पूछा गया है। तो क्या, चलिए ऑप्शन पे ही आते हैं। अब देखिए, ये सेल्फ सेल्फ इफिशियंसी, या लोकस ऑफ कंट्रोल, या फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब क्या है? ये सब और उदाहरण पे हम आएंगे। सबसे पहले एक टीचर क्या प्लान करता है कि हमें जो विद्यार्थियों को विषय वस्तु देनी चाहिए, या जो प्लान होना चाहिए अधिक से अधिक बच्चे कैसे हमारे क्लास में अच्छे हो सकेंगे, और ये सब सारी जो जो बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या और सभी जो नियोजन होती है, जो प्लानिंग होती है, वो कौन करते हैं? शिक्षक ही करते हैं। तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर बी हमारा सही होगा। और ये ऑप्शन वाला है, तो उत्तर बी सही होगा, क्योंकि नियोजन करना अर्थात प्लानिंग करना शिक्षक का ही काम होता है, उनके ही व्यवहार में होता है कि वह
कक्षा को कैसे एक अच्छे कक्षा बनाने को दिशा निर्देश दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। अगर शिक्षक का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहेगा, संप्रेषण अच्छा नहीं रहेगा, तो क्या करेगा वह, विद्यार्थियों तक क्या है, अपने अभिव्यक्ति को पहुंचा ही नहीं पाएगा, अपने बातों को पहुंचा ही नहीं पाएगा। इसीलिए टीचर का क्या है, शिक्षक का क्या है, कम्युनिकेशन अच्छा होना, उसका बहुत बहुत बड़ा व्यवहार, उनका बहुत बड़ा व्यवहार होता है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन और नियोजन, ये दो क्या हो गए, ये दो उत्तर होंगे। तो बी और ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। व्यावहारिक योग्यता किसी भी व्यवहार विशेषताओं और व्यक्तित्व लक्षणों को संदर्भित करती है। व्यक्तित्व लक्षणों अर्थात हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हम अपने को दूसरे जगह एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, हमारे में हमारा जो बोलने का वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, हम जो कम्युनिकेट करते हैं अदर के साथ, वो कैसा है, हमारा ग्रुप में व्यवहार कैसा है, ये सभी क्या हो गए, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज हो गए हैं। इसी के आधार पे जब आप कहीं वर्क प्लेस पे काम करते हैं, तो अच्छे या बुरे का क्या क्या किया जाता है, पहचान किया जाता है। वही कह रहा है कि व्यक्तित्व लक्षणों को संदर्भित करती है, जैसे कि ज्ञान और कौशल सेट जो यह निर्धारित करने में सहायता कर सकता है कि वह जिस नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है उसमें कितना सफल होगा। मान लीजिए हमें शिक्षक की नौकरी के लिए कहीं बुलाया गया है, जब तक हमारा संप्रेषण अच्छा नहीं होगा, जब तक हमारी अडेप्टिबिलिटी अच्छी नहीं होगी, मान लीजिए कि हम किस वातावरण को अडेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो हमें उस पोस्ट पे रखा ही नहीं जाएगा। वो व्यक्तित्व जो कुशलता होना चाहिए, जो स्कूल में या कॉलेज में जहाँ भी प्राध्यापक के लिए जो उचित कौशल सेट है वह होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम उस पद के लिए योग्य होंगे, ऐसा ही कहना। उसी प्रकार व्यवहारिक योग्यता व्यवहार के सेटों को प्रदर्शित करता है। नियोजन अर्थात प्लानिंग एवं संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन व्यावहारिक योग्यता डोमेन के भाग हैं। तो आज हमने बस ये प्रश्न रखे हैं। मैं ऐसे ही दो चार प्रश्नों के साथ पर डे आपके समक्ष उपस्थित होती रहूंगी। तो आपको अगर विषय वस्तु अच्छी लगे या किसी तरह के सुधार की आवश्यकता हो, तो वो भी आप मुझे बताएं। मैं बहुत जल्दी एक ग्रुप बनाऊंगी जिसमें आप अगर ऐड होना चाहेंगे तो ऐड हो सकते हैं। तब तक के लिए कल मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमो नमः। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।